वैसे तो हम छोटी छोटी बातों को इत्तेफाक का नाम दे देते हैं, मगर जब कोई बड़ी घटना ऐसी घटती है जहां जाकर दिमाग की हर गणना और हर तर्क की सांस फूल जाती है, हकीकत में उसको ही इत्तेफाक जैसे शब्द से संबोधित करना चाहिए। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसको आप सबसे बड़ा इत्तेफाक कहने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस सच्ची घटना में एक के बाद एक दो बहुत बड़े इत्तेफाक घटते हैं। ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव की है। बात लगभग 17 साल पुरानी 2007 की है, जब इसकी शुरुआत हुई। बलराज की शादी मालती से 2003 में बस्तर जिले में पास ही के एक गांव में हुई थी। बलराज और मालती की शादी को 4 साल पूरे हो चुके थे, पर अभी तक कोई संतान नहीं थी, और यही एक कमी उन दोनों को खाए जाती थी। साथ में दोनों के परिवार, गांव और समाज का दबाव वो तो असहनीय था ही। ऐसे ही चलता रहा। दोनों एक दूसरे से खुश तो बहुत थे, पर ये एक संतान का ना होना जैसे उनकी सभी खुशी को फीका कर देता था। ऐसा लगता था मानो कि सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है। बलराज और मालती ने इलाज में भी लगभग सभी कुछ आजमा कर देख लिया था, जैसे डॉक्टरी इलाज, देसी नुस्खे, झाड़ फूक आदि। बलराज और मालती की संतान नहीं होने की बात तो गांव के घर घर और बच्चे बच्चे को पता थी, तो किसी ने एक दिन बलराज के परिवार के पास आकर एक संत महात्मा जी के बारे में बताया। कहा कि महात्मा जी बहुत सिद्ध और बड़े तपस्वी हैं, और उन्होंने कई लोगों को अपने आशीर्वाद से बड़ी बड़ी समस्याओं से उबारा है। किसी तरह का कोई पैसा या वस्तु तक वो अपने इलाज और आशीर्वाद के लिए नहीं लेते हैं। वो सिर्फ लोक कल्याण के लिए जी रहे हैं। आप लोग सभी तरह का इलाज करा चुके हैं, तो एक बार इन महात्मा जी से भी मिलकर देख लीजिए। परिवार जहां इतने इलाज करा चुका था, तो इस इलाज को करने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। साथ ही बलराज और मालती भी इसके लिए तुरंत मान गए, क्योंकि संतान पाने की चाह उनसे सब कुछ करा सकती थी। अब संत महात्मा जी के समक्ष ये पूरा परिवार जाकर बैठ गया और अपनी इच्छा बताने लगा। बलराज और मालती ने भी महात्मा जी से हाथ जोड़कर गुहार लगाई और उनको संतान सुख का आशीर्वाद देने को कहा। महात्मा जी सभी कुछ शांत होकर सुने जा रहे थे, और मालती रो रोकर अपनी पीड़ा और इच्छा कहे जा रही थी। महात्मा जी ने पूरे परिवार को शांत होने को कहा और खुद ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ ही समय बाद उन्होंने अपनी बंद आंखें खोलीं और परिवार की तरफ मंद मुस्कान के साथ देखा और कहा कि परिवार की ये चाह जरूर पूरी हो जाएगी। बलराज और मातली जरूर माता पिता बन सकेंगे, मगर एक छोटी सी सावधानी उनको बच्चे के गर्भ में आते ही बरतनी पड़ेगी। परिवार बलराज और मालती बहुत खुश थे कि महात्मा जी ने संतान तो होने की बात कह ही दी है। छोटी, क्या हम बड़ी से बड़ी सावधानी भी बरतने को तैयार हैं? फिर बलराज की माता जी ने महात्मा जी से उस सावधानी के बारे में विस्तार से बताने को कहा, तो महात्मा जी ने कहा, जैसे ही बच्चा मातली के गर्भ में आएगा, उसको बलराज से दूर जाकर रहना होगा, जैसे कि अपने मायके में रह सकती है। अब परिवार वाले इस सावधानी को बरतने के लिए पूरी तरह से सहमत हो गए। महात्मा जी को धन्यवाद कहकर और उनका आशीर्वाद लेकर पूरा परिवार घर आ गया, और अगले ही दिन से सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए। जैसे मालती और उसकी सास घर संभालने में, बलराज और उसके पिताजी अपने पुश्तैनी काम खेतीबाड़ी में लग गए। कुछ ही दिनों में वो दिन भी आ गया जब मालती ने गर्भ धारण कर लिया। अब ये बात सबको पता चल गई और सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सभी उन संत महात्मा जी को दुआएं दे रहे थे और भगवान का भी धन्यवाद कर रहे थे। सुबह से ही पूरे दिन इसी बात पर चर्चा चल रही थी, और साथ ही अब जो सावधानी महात्मा जी ने बताई थी उसको भी ध्यान में रखकर पूरा करना था। तो अब मालती को उसके मायके भेजने की तैयारी होने लगी, और अगली सुबह ही बलराज मालती को अपने ससुराल छोड़ आया।
वहां भी सभी लोग खुश थे कि अब संतान के आने से परिवार पूरा हो जाएगा। ऐसे ही दिन हफ्ते बीतते हुए 4 महीने पूरे हो गए। सब ठीक चल रहा था। दोनों परिवार खुश थे और उस दिन के इंतजार में थे जब बच्चे की किलकारी घर में गूंजेगी। मगर वो कहते हैं ना कि बुरा समय बताकर नहीं आता। बस वैसे ही हुआ। क्या पता क्या हुआ, किसी की बुरी नजर लगी या पुराने जन्मों के कोई बुरे कर्म का फल कहें। बलराज अपने पिताजी के साथ खेतों में हमेशा की तरह काम कर रहा था कि अचानक ही एक बड़ा काला नाग उसके सामने आकर फुनकारने लगा। वैसे तो खेतों में सांप और नाग निकलना बहुत ही छोटी बात है, पर इस बार यह बहुत बड़ी बात साबित हुई। नाग अपना फन फैलाए बलराज और उसके पिताजी के सामने फुनकारे जा रहा था। अब बलराज को अपनी आत्मरक्षा के लिए उस नाग को वहां से हटाना था, तो उसने वैसा ही करने का प्रयास किया, मगर वो अपने प्रयास में बार बार असफल हो रहा था। ये संघर्ष काफी देर तक चलता रहा। सब कुछ सामान्य नहीं रह गया था और नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो नाग को हटाने के प्रयास में बलराज के हाथों से नाग मारा गया। ये अशुभ कृत्य सभी को अशोभनीय और नागवार लगा, परंतु अशुभता को अभी अपना चर्म छूना था और बदकिस्मती को अपनी सारी हदों को लांघना था। हुआ ऐसा कि जिस दिन और जिस समय वहां बलराज ने उस नाग को मारा, ठीक उसी समय यहां मायके में मालती को वो नाग ने डस लिया। मालती के मायके में खलबली मच गई। परिवार ने सबसे पहले तो मालती के घाव पर कस के कपड़ा बांध दिया, जिससे कि जहर शरीर के बाकी हिस्सों में न फैल जाए। इलाज के लिए कहां लेकर जाएं, इस बात पर बहुत अफरा तफरी का माहौल था। फिर किसी ने सुझाया कि पास ही के गांव में एक बुजुर्ग वैद्य बाबा हैं, जो बहुत दिनों से सांप काटने का इलाज भी करते हैं और सभी आज तक उनके इलाज से ठीक ही हुए हैं। कोई वहां से बिना इलाज के मायूस नहीं लौटता। ये उनका अभी तक का रिकॉर्ड है। मालती की हालत बिगड़ती जा रही थी। परिवार को जल्द ही कोई फैसला लेना था, तो उन्होंने उस बुजुर्ग वैद्य के पास जाने का फैसला किया और साथ ही बलराज के परिवार को भी ये अप्रिय घटना के बारे में बता दिया। अब दोनों ही परिवार मालती को लेकर बुजुर्ग वैद्य के पास मौजूद थे। वैद्य बाबा ने मालती को देखा। सारी बातें जानने के बाद और नाग का हुलिया जानने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ये इलाज बहुत दिनों से करता आया हूं, इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मालती अभी ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग और अनुभवी वैद्य से ऐसा सुनकर दोनों परिवारों का कुछ हौसला बंधा और कहीं ना कहीं उन दोनों परिवारों को यह विश्वास हो गया कि कुछ ही देर में सब सही हो जाएगा। मगर हुआ इसका एकदम उलटा। जैसे ही वैद्य बाबा ने मालती के घाव से कपड़ा खोला, तो मालती की हालत एकदम से बिगड़ गई और कुछ ही मिनटों में मालती ने और उसकी होने वाली संतान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब यही एक सच था कि मालती और उसकी होने वाली संतान इस दुनिया में नहीं थे और ये दुख का पहाड़ दोनों ही परिवारों पर टूटा था। गांव में शहरों के मुकाबले जल्दी बात फैलती है, तो ऐसा ही हुआ। पति के द्वारा नाग को मारना और उसी समय नाग का पत्नी को काटना, ये किस्सा बहुत बड़े इत्तेफाक को बताता था और लोग जहां भी इसके बारे में सुनते तो अचरज में पड़ जाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वैद्य बाबा से भी इलाज नहीं हो पाना तो आश्चर्य की सभी सीमाएं को पार करता है। दोनों ही परिवारों का दुख से बुरा हाल था। बलराज की तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। मालती के शव को जलाया तो नहीं जा सकता था, तो उसको नदी में बहा दिया गया। अब उसकी 13वीं के समय दोनों परिवार मिले और एक दूसरे का दुख साझा किया। उसी दिन खबर आई कि मालती के मामा जी के यहां एक लड़की का जन्म हुआ है। ऐसे ही दिन महीने गुजरते गए, दोनों परिवारों का मिलना जारी रहा। किसी समारोह या किसी त्योहार पर दोनों परिवारों का मिलना हो ही जाता। खास तौर पर बलराज का अब भी अपने ससुराल आना जाना लगा रहता था। मलाती के मामा जी भी मालती के मायके वाले घर के पास ही रहते थे।
तो उनका लगभग रोज ही वहां आना जाना लगा रहता था। इसलिए जब कभी बलराज वहां जाता तो मामा जी के परिवार से भी मिल लेता। उनकी छोटी बेटी, जिसका नाम संध्या था, उसको बलराज खूब लाड करता था। मालती को इस दुनिया से गए 6 साल हो चुके थे और साथ में बच्ची संध्या भी अब 6 साल की हो चुकी थी। मगर अब संध्या का बलराज को देखने का नजरिया एकदम से बदल गया था। जब भी बलराज आता तो वो उसको घूर कर टकटकी लगाए देखती रहती और हमेशा बलराज के साथ जाने की बात कहती। परिवार इस बात को बच्ची की नादानी और मासूमियत समझकर नजरअंदाज कर देता। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब संध्या 13 साल की हो गई। बलराज का आना भी जारी रहा। फिर एक दिन जब बलराज अपने ससुराल आया और मलाती के मामा जी का परिवार भी वहीं मौजूद था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मालती और मामा जी के परिवार के होश उड़ा दिए और बलराज को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। संध्या ने कहा, मेरा नाम संध्या नहीं है, मैं तो मालती हूं और ये मेरे पति बलराज हैं। मुझे सब ठीक से याद आ गया है। मैं मां बनने वाली थी और बच्चे को जन्म देने यहां मायके आई हुई थी। मैं अपने इसी आंगन में काम कर रही थी कि एक नागिन ने अचानक से मुझे काट लिया और मेरी मृत्यु हो गई। मेरा ये पुनर्जन्म है और ये जन्म मुझे मेरी बची हुई जिंदगी जीने के लिए और अपने पति बलराज से मिलने के लिए मिला है। जितने लोग भी वहां मौजूद थे सब एकदम से अवाक रह गए। उस घर में एकदम से सन्नाटा पसर गया कि एक 13 साल की छोटी सी बच्ची, जिसको मालती की किसी बात का और उसके मरने का थोड़ा सा भी नहीं पता, वो इतना कैसे जानती है। संध्या ने रोना शुरू कर दिया और जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे मेरे पति बलराज के साथ मेरे ससुराल भेज दो। दोनों परिवार ने बात करके बलराज को उस समय तो वहां से जाने को कहा, मगर इस समस्या का समाधान अभी निकलना बाकी था। ये बात जंगल की आग की तरह आसपास के सभी गांवों में फैल गई और सबकी चर्चा का विषय बन गई। संध्या का रो रो कर बुरा हाल था और अब बलराज के परिवार को भी इस बात की चिंता होने लगी। अब तीनों परिवारों ने मिलकर ये समाधान निकाला कि अब कभी भी चाहे कुछ हो जाए ना, तो बलराज कभी अपने ससुराल जाएगा और न ही मालती के मामा जी के यहां जाएगा। संध्या अगर बलराज को नहीं देखेगी तो उसको अपने पुनर्जन्म की याद भी कम आएगी और वक्त के साथ वो याद भी धुंधली हो जाएगी। इस अप्रिय संयोग को घटे 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। बलराज तो अपने ससुराल और मालती के मामा जी के पास नहीं गया, मगर संध्या को आज भी अपना पुनर्जन्म याद है और वो अब भी अपने वो जिंदगी जो उसने अधूरी छोड़ी थी, उसको पूरा करना चाहती है।